तो साथियों नमस्कार, सुप्रभात। कैसे आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। टीचर्स एकेडमी से मैं हूं अम्बरीश शुक्ल और टीचर्स एकेडमी एक मात्र प्रतिबद्ध संस्थान है जो आपको अध्यापक बनाने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। प्रतिबद्धता की कड़ी में आज का महत्वपूर्ण एपिसोड हिंदी गद्य के उन्नायक पार्ट 2 पर आधारित है। हिंदी गद्य के कुछ उन्नायक हैं जिन्होंने हिंदी के विकास में, खास करके खड़ी बोली के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसमें से कुछ उन्नायक फोर्ट विलियम कॉलेज से अपना संबंध रखते हैं और कुछ फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर के भी हैं। कुल मिला के अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसीलिए की कि भारत में हम क्लर्क बना सकें, भारत में क्लर्क बना सकें, इसके लिए उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की और कहीं न कहीं इस रूप में वो सफल भी रहे। उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करने के बाद बहुत बड़ी संख्या में क्लर्क, जिसको आप बाबू कह सकते हैं, उन्होंने पैदा किया। 18वीं शताब्दी में जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है तो गिलक्राइस्ट ने कुछ भाषा मुंशी रखे, जिसमें लल्लूलाल, सदल मिश्र इत्यादि भाखा मुंशी थे। भाखा मुंशियों को रखा गया कि आप लोग खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद करिए। तो उस समय की जो भी चर्चित पुस्तकें थीं, चाहे वो संस्कृत की हों, चाहे वो बंगला की हों, अन्य भाषाओं की जो चर्चित पुस्तकें थीं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें थीं, उनको खड़ी बोली हिंदी में उपलब्ध कराने का काम इनको दिया गया। तो कुछ उन नायकों ने इस पर बहुत अच्छे से काम किया, जिनकी चर्चा हम अब तक कर चुके हैं। तो मुझे लगता है 5 से 6 उन नायकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। कमेंट करके आप सब बता दीजिए कि लास्ट उन्नायक कौन था, खड़ी बोली गद्य के उन्नायक जो अंत में हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो आप लोग हमें बता दीजिए। दीपावली का समय चल रहा है, खूब मस्ती से पढ़ते भी रहिए। दीपावली एक ऐसा त्योहार है जिसमें हर चीज को जगाना होता है, जागृत करना होता है, चाहे वो सात्विक शक्तियां हो, चाहे वो तामसिक शक्तियां हो। तो मैं तो यही कहूंगा कि सात्विक शक्तियों में अध्ययन को जागृत करिए। बीपीएससी का एग्जाम आपके नजदीक है, उसमें नौकरी ले लीजिए, फिर यूपी की परीक्षा देते रहिएगा। कभी मन करे तो यूपी भी आ जाइएगा, नहीं बिहार कोई बुरा नहीं है। तो चलिए आज तर्कस बैच के अंतर्गत गद्य के विकास के अंतर्गत उन्नायक पार्ट 2 देखते हैं कि हिंदी गद्य के उन्नायक कौन कौन हैं। तो साथियों आज की क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है, बहुत शानदार क्लास होने वाली है। तो शुरू करते हैं। हिंदी गद्य के उन्नायक हिंदी गद्य के उन्नायक पार्ट 2। ठीक है, हिंदी गद्य के उन्नायक पार्ट 2 में आज हम लोग चर्चा करेंगे, अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग कमेंट करके मुझे फटाफट बता दीजिए कि लास्ट में हम लोगों ने किसको पढ़ा था, किस गद्यकार के विषय में अंत में पढ़ा था। तो आप लोग बता देंगे तो थोड़ा सा मुझे आसानी हो जाएगी बातों को रखने में। तो मुझे जहां तक याद आ रहा है कि हम लोगों ने सबसे अंत में जिसको पढ़ा था वो सदल मिश्र थे। सदल मिश्र को पढ़ लिया था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को अब हम लोग पढ़ेंगे, जहां तक मैं सही हूं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को अब हम सब पढ़ेंगे। तो चलिए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, सौरभ पांडे जी आपकी पहली क्लास है, आपका बेहद स्वागत है टीचर्स एकेडमी परिवार में। और इसी आशा के साथ आपका स्वागत करते हैं कि आप एक रिजल्ट देंगे, आप एक नौकरी लेकर संस्था का, परिवार का, समाज का, सबका मान बढ़ाएंगे और अपने को सशक्त भी करेंगे। तो पूरी शुभकामना है, अग्रिम बधाई है और भावी अध्यापक हैं आपको नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद से। ठीक है, राजा
शिव प्रसाद सितारे हिंद। आपके मन में एक सवाल होना चाहिए, होगा भी, कि क्या उस समय के राजा भी पढ़े लिखे होते थे? तो ज्यादातर राजा पढ़े लिखे होते थे और इसीलिए अपने राजाश्रय में वो इतिहासकारों को रखते थे, कवियों को रखते थे। और कुछ राजा तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके नवरत्न या उनके दरबार के कवि इतने ज्यादा विद्वान थे कि उनका नाम उसी वजह से है। जैसे अकबर महान का नाम हम लेते हैं तो अकबर शायद उतना महान न होता यदि उसके यहां नवरत्न न होते। तो अकबर के नवरत्नों की वजह से अकबर महान हो सका। तो इसी तरीके से जब हम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की बात करते हैं तो एक ऐसे ही राजा थे। ये खड़ी बोली गद्य के उन नायकों में इनका बड़ा स्थान है। और एक शानदार बात आपके लिए बताऊं कि ये गुरु भी थे। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु भी थे। चलिए कंचन जी, आपका भी पहली क्लास है, स्वागत है आपका। और कंचन चौधरी, आपकी भी पहली क्लास है, आपका भी बेहद स्वागत है संस्था में। निश्चित तौर पे मुझे आशा है कि आप सब एक पॉजिटिव रिजल्ट हमको देंगे। 1823 से 1895 इनका समय है। 1823 से 1895 ईस्वी इनका समय है। इन्होंने कितनी रचनाएं लिखी हैं? अब समझिएगा कि उस समय जब ये लिख रहे थे तो उर्दू का भी खूब बोलबाला था। इन्होंने कुल 32 रचनाएं लिखी। कितनी रचनाएं लिखी? 32 रचनाएं लिखी हैं। और उन 32 रचनाओं में 18 हिंदी की रचनाएं हैं। 18 हिंदी की रचनाएं हैं, शेष उर्दू की हैं। तो 32 में अगर 18 घटा दें तो यहां 12 में से 8 गए 4 और यहां 2 में से 1 गए 1। 14 रचनाएं जो थीं वह उर्दू की थीं। तो 14 रचनाएं उर्दू की इन्होंने लिखा और 18 रचनाएं इन्होंने किस भाषा में लिखा है? वह हिंदी भाषा में लिखा है। अब इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उसी को हम देंगे। उर्दू के अतिरिक्त हिंदी का सबसे पहला विरोध किया था, ये एक विरोधी भी हैं। तो यहां याद भी रखना पड़ेगा कि खड़ी बोली गद्य के उन नायकों में हिंदी के विरोधी कौन से थे। थोड़ी सी आपको भूमिका बता देते हैं। दरअसल उस दौर में उर्दू को ज्यादा बड़प्पन था, उर्दू का ज्यादा बड़प्पन था, उर्दू को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता था। जैसे आप देखेंगे हिंदी साहित्य का पहला इतिहास गारसाद तासी ने लिखा। तो गारसाद तासी ने जब इतिहास लिखा तो इस इतिहास में गारसाद तासी लिखते हैं कि भाई ये हिंदी साहित्य का इतिहास मैं लिख रहा हूं, लेकिन हिंदी गंवारू भाषा है। यानी कि हिंदी को गंवारू भाषा कहा जाता था, या इसके अतिरिक्त जो भी क्षेत्रीय भाषाएं थी, ब्रज ले लीजिए, अवधी ले लीजिए, इन सबको गंवारू भाषा कहा जाता था। तो गंवार लोगों की भाषा कहा जाता था। खड़ी बोली से अधिक महत्व उर्दू को दिया जाता था। उर्दू भी हिंदी मिश्रित ही होती थी, लेकिन जिसे हिंदी का तमगा पहनाया गया था उसमें माना जाता था कि इसमें हिंदुस्तानी, यानी कि इसमें संस्कृत भाषा अधिक होगी, हिंदुस्तानी कम होगी। हिंदुस्तानी का मतलब उर्दू। तो संस्कृत के तत्सम शब्दावली जिसमें अधिक थी उसे हिंदी या खड़ी बोली के रूप में मान्यता दी जा रही थी, और जिसमें उर्दू के साथ फारसी, अरबी की शब्दावलियां अधिक थी उसे हिंदुस्तानी के रूप में मान्यता दी जा रही थी। तो इस समय की हम चर्चा कर रहे हैं, तो 18 और 14 को मिलाकर इन्होंने कुल रचनाएं की हैं। राजा शिव प्रसाद ने उर्दू के अतिरिक्त हिंदी का पहले विरोधी इन्होंने विरोध किया और यह कहते थे कि भाषा संस्कृत से
लगाव रखने वाली हिंदी न सीखनी पड़े। भाखा संस्कृत से लगाव रखने वाली हिंदी न सीखनी पड़े। देखिए, दो तरह का पड़ला है, यानी कि दो तरह की विचारधाराएं हैं साहित्य में हिंदी के जन्म को लेकर। कुछ विचारक मानते हैं कि हिंदी जो है उसका जन्म संस्कृत से नहीं हुआ है, और मानते हैं कि हिंदी और उर्दू का जन्म दोनों एक साथ हुआ है। जिसमें संस्कृत का अधिक प्रभाव था वो हिंदी बन गई, जिसमें अरबी फारसी का अधिक प्रभाव था वो उर्दू बन गई, लेकिन दोनों जन्म एक साथ ली। इसीलिए हिंदी और उर्दू को न्यारी न्यारी भाषा या न्यारी न्यारी बहनें कहा जाता है। तो उर्दू और हिंदी का आपस में संबंध बहन का है, क्योंकि जन्म भी इनका एक साथ होता है, इनका व्याकरण भी लगभग एक जैसा है, बस इनकी लिपि ही अलग है। लिपि के आधार पर देखें तो ये अलग हैं। देखिए, हिंदी पूछी जाएगी लेकिन वो सामान्य हिंदी व्याकरण होगा साइंस वालों के लिए, ठीक है। तो यहां पर भाखा संस्कृत से लगाव रखने वाली हिंदी न सीखनी पड़े, ये इन्होंने कहा था। अब एक उनका मत है, जब अदालती कामों में उर्दू ही काम में लाई जाती है, जब अदालती कामों में उर्दू ही लाई जाती है, जब अदालती कामों में उर्दू ही लाई जाती है, तो एक जुबान का बोझ डालने एक जुबान का बोझ डालने से क्या फायदा। तो एक जुबान का बोझ डालने से क्या फायदा। क्या हो गया, माइक खराब हो गया। जब अदालती कामों में उर्दू ही लाई जाती है तो एक जुबान का बोझ डालने से क्या फायदा। और इसी में आगे अपनी बात को पुख्ता करते हुए लिखते हैं, भाखा हिंदुओं की कथा वार्ता आदि कहने सुनने। भाखा हिंदुओं की कथा वार्ता कहने सुनने। कहते सुन रे, कहते अच्छा कहने सुनने की, एक मिनट, भाखा हिंदुओं की कथा वार्ता कहते सुनते वे, मतलब जो लोग इसको हिंदी में कथा वार्ता कहने सुनने के लिए प्रयोग में लाते हैं, हिंदी को गंवारी बोली भी कहा करते थे। वे हिंदी को गंवारी बोली भी कहा करते थे, ठीक है। हिंदी को गंवारी बोली भी कहा करते थे, ये इनका कथन है, कई बार पूछा गया है। मुसलमान हिंदी को मुश्किल जबान कहकर विरोध करते थे, पहला कथन। दूसरा, मुसलमान हिंदी को
कठिन जबान कहकर विरोध करते थे। ठीक है, ये दोनों तथ्य आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मुसलमान इसको क्या कहते थे। तो मुसलमान क्योंकि उर्दू बोलते थे तो हिंदी उनके लिए क्लिष्ट लगती थी, और उसमें अगर देखें तो मुसलमान जो हैं वो हिंदी ही अधिक जानते थे कि उर्दू अधिक जानते थे। तो वो उर्दू अधिक जानते थे तो हिंदी उनके लिए बड़ा कष्टकारी लगता था, क्लिष्ट लगता था। दूसरा कारण एक और था कि उर्दू जो थी, फारसी उस समय अदालतों की भाषा थी, यानी कि नौकरी की भाषा थी। तो जब नौकरी की भाषा पहले से उर्दू है तो वो लोग कहते थे कि एक अलग से हिंदी भाषा का बोझ डालने की क्या आवश्यकता है। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का जो कथन है वो पहला कथन इसी पे है कि भाई हिंदी तो केवल कथा वार्ता की भाषा थी, तो अलग से इसका बोझ डालने की क्या आवश्यकता है। जब सारा कामकाज उर्दू में होता है तो मुझे नहीं लगता है कि इस गंवारू भाषा को बोलने की आवश्यकता पड़ेगी। तो गंवारू भाषा को लेकर भी एक महत्वपूर्ण कथन यहां से पूछा जाता है। सुषमा राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग मेधावी हैं, विदुषी हैं, अच्छे छात्र हैं, इसलिए आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, अन्यथा सभी अध्यापक अच्छा ही पढ़ाते हैं। बस आपकी नजर अच्छी है, आप अच्छे हैं, विद्वान हैं, विदुषियां हैं। चलिए आगे बात करेंगे। अच्छा, जो अभी मैंने लास्ट में कथन लिखाया, यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है। ये दूसरा कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, और ये वाला कथन किसका है? शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। ये कथन शिव प्रसाद सितारे हिंद का है और नीचे वाला कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जो महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं उन रचनाओं को भी लिख लेंगे और इनकी रचनाओं को याद भी करने का प्रयास करेंगे कि क्लास में ही याद हो जाएं। जैसे मानव धर्मसार, ये इनकी बहुत चर्चित रचना है। दूसरी रचना भूगोल हस्तामलक, वामा मनोरंजन, मानव धर्मसार तो शिव प्रसाद की रचनाएं हैं। भूगोल हस्तामलक एक इनकी रचना है आलसियों का कोड़ा। यह रचना देखेंगे तो कई बार प्रश्न पूछा गया है। आलसियों का कोड़ा, ये सभी रचनाएं इनकी हम आपको याद करा देंगे, अलग से आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिरनाशक,
यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि इतिहास तिमिरनाशक जो रचना है यह कितने भागों में है। तो यह रचना 1 से 3 भाग में है। वीर सिंह वृत्तांत भी एक महत्वपूर्ण रचना है। इसके अलावा गीत गोविंदादर्श, कबीर टीका। तो कबीर पर बहुत सारे लोगों ने टीका लिखा है, लेकिन इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कबीर की टीका भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस पे भी चर्चा करेंगे भी। सिखों का उदय और अस्त, सिखों का उदय और अस्त, उपनिषद को आधार बनाकर इन्होंने एक रचना लिखा था जिसका नाम था उपनिषद सार। उपनिषद सार, बैताल पचीसी। बैताल पचीसी भी कई लोगों ने रचना लिखी है। विद्यांकुर, वर्णमाला, वर्णमाला भी काफी महत्वपूर्ण रचना है। सैंडफोर्ड और मार्टन की कहानी, सैंडफोर्ड और मार्टन की कहानी। और एक रचना और थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, उसको इसी में इंक्लूड कर लेंगे, जिस रचना का नाम है गुटका। गुटका जो है स्कूली विद्यार्थियों के लिए लिखा गया था। स्कूली विद्यार्थियों के लिए। अब ये इतनी रचनाएं इनकी हो गई, ठीक है। लड़कों की कहानी, योग वशिष्ठ, बच्चों का इनाम, इसके अलावा सवानेह उमरी, यह इनकी आत्मकथा है। पूछा जाता है कि इन्होंने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखा है। सवानेह उमरी 1845 में इन्होंने बनारस अखबार निकाला। (1845) में इन्होंने एक बनारस अखबार भी निकाला था। चलिए अब देख लेते हैं, जो ये महत्वपूर्ण रचनाएं थी वो तो हम लोगों ने लिख लिया। अब इसको याद कैसे करेंगे। चलिए, एक राजा हैं जिनका नाम है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। दरअसल राजा का काम क्या होता है? कोड़ा मारना होता है। आपको कैसे याद रखना है कि राजा का काम क्या होता है? कोड़ा मारना होता है, बस। तो एक राजा है जो मानव धर्म की रक्षा के लिए पूरे भूगोल पर मनोरंजन करवाते हैं, माने पूरी धरती पर एक राजा है। राजा कार्य क्या होता है? प्रजा की रक्षा करना, उसको मनोरंजन भी देना, भोजन भी देना।
तो एक राजा है जो मानव धर्म की रक्षा के लिए पूरे भूगोल यानी पूरे धरती पर वामा मनोरंजन के लिए आलसियों को कोड़ा मारते हैं। यानी कि इस पूरी धरती पे जितने भी आलसी हैं, राजा ने उनको बुलाया और उनका मनोरंजन करने के लिए कि वो कोड़ा खाएंगे और लोग मनोरंजन करते हुए सीखेंगे भी, तो उन्होंने कोड़ा मारना चालू कर दिया। और ये राजा का अपना सपना था कि एक दिन सबकी आलस छुड़ाने के लिए मैं कोड़े मारूंगा। तो राजा भोज ने राजा ने शिव प्रसाद सितारे हिंद ने मानव धर्म की रक्षा के लिए भूगोल पर वामा मनोरंजन के लिए आलसियों को कोड़ा मारा, क्योंकि उनका यह सपना था। कोड़ा मारने के बाद यह बात इतिहास, तिमिर नाटक की बात इतिहास बन गई। भाई कोई राजा मनोरंजन के लिए अगर किसी को कोड़ा मार दे तो इतिहास तो बन ही जाएगा। तो इतिहास में ये घटना इतिहास बन गई। राजा भोज ने जो कोड़ा मारा, वीर सिंह का वृत्तांत। और कोड़ा मार कौन रहा था? तो राजा तो स्वयं कोड़ा मारेंगे नहीं, तो एक उनके यहां सिपाही था जिसका नाम था वीर सिंह। वीर सिंह ने ही कोड़ा मारा था। और वीर सिंह कोड़ा मारते हुए गीत गोविंद की पंक्तियां पढ़ रहा था, जो कि जयदेव की कविता है। तो गीत गोविंद की पंक्तियां पढ़ते हुए जो वीर सिंह था वो कोड़ा मार रहा था। और उस कोड़े की चपेट में कबीर भी आ गए। कौन आ गए थे? कबीर भी आ गए थे। और उसी समय फिर इनके कोड़े के विरोध में सिखों का उदय हुआ और अस्त भी हो गया। इन्होंने कोड़ा मारने के बाद कहा कि भाई ऐसा कोड़ा मारना बंद करो, चलो उपनिषद का सार बताओ। तो जो इनका वीर सिंह था जो कोड़ा मार रहा था, उसने उपनिषद का सार बताना चालू कर दिया। और उसी उपनिषद के अंतर्गत उसने बताया कि एक जादुई कथा है जिसका नाम है बैताल पच्चीसी। बैताल पच्चीसी अगर आप सुन लें तो आपके अंदर विद्यांकुर आ जाएगा, आप पढ़े लिखे हो जाएंगे, आपको वर्णमाला भी आने लगेगी और आप अंग्रेजी के मार्टन की कहानी भी और गुटका भी आप खा सकेंगे। तो चलिए, कहानी एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने बता दी, अब फुल फॉर्म में बताते हैं। दरअसल एक राजा है जिनका नाम है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो हैं, ये मानव धर्म की रक्षा के लिए पूरे भूगोल पर मनोरंजन करना चाहते हैं। और इसलिए इन्होंने आलसियों को कोड़ा मारना चालू किया, क्योंकि ये इन्होंने एक बार सपने में देखा था कि अगर जनता को खुश करना चाहते हैं तो कुछ लोग को कोड़ा मारना पड़ेगा। तो राजा भोज का सपना था, ये इनका सपना था। और ये कोड़ा मारने के कारण इतिहास तिमिरनाशक इतिहास में इनका नाम दर्ज हो गया। कोड़ा मारने वाला व्यक्ति कौन था? जिसका नाम था वीर सिंह, जो कि बहुत बहादुर था। तो वीर सिंह इनका कोड़ा मारने वाला व्यक्ति था। वीर सिंह की एक खास बात थी, जब वो कोड़ा मारता था तो गीत गोविंद की पंक्तियां गाता था। और एक बार कबीर दास को भी इन लोगों ने पकड़ के पीट दिया था, ऐसे याद कर लेंगे। इनके ही समय में सिखों का उदय और अस्त हुआ। जब वीर सिंह कोड़ा मारना बंद कर चुका तो राजा ने कहा उपनिषद का सार सुनाओ। फिर वीर सिंह ने उपनिषद का सार सुनाया और सुनाते सुनाते वो बैताल पच्चीसी की कहानी भी सुनाने लगा। बैताल पच्चीसी की कहानी सुनाने के बाद उसने देखा कि विद्यांकुर राजा जो पढ़े लिखे नहीं थे, इनके अंदर विद्या का अंकुर होने लगा, इनको वर्णमाला आ गई और इस सैंडफोर्ड और मार्टन की कहानी भी पढ़ने लगे। और अंत में कहानी इस तरह से खत्म होती कि राजा गुटखा खाने लगते हैं। तो कहानी कैसे लगी? एक राजा है जो कोड़े से सबको मरवाते हैं, उपनिषद सुनते हैं और फिर विद्यांकुर आ जाता है इनके अंतर्गत और अंत में इनकी स्थिति इनकी बिगड़ जाती है कि व्रत है मेरा। तो वो जूस मंगा देना किसे, लेते जाओ किसे। तो ये जो है गुटखा खाने लगते हैं। ऐसे आप याद करोगे तो हमेशा आपको नहीं कुछ नहीं हाँ मौसम। तो ये क्या करते हैं? राजा गुटखा खाने लगते हैं, तो इनकी एक रचना गुटखा हो गई। जब ये गुटखा खाने लगते हैं तो फिर क्या होता है? घर वाले तो नाराज होंगे ही। तो इन्होंने सवानेह उमरी नामक अपनी आत्मकथा लिखा और उसमें अपने दुख दर्द को बयां किया। सवानेह उमरी, याद रखिएगा, ये सवानेह उमरी इनकी आत्मकथा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टीजीटी पीजीटी का एग्जाम जल्दी होगा, अभी इस साल तो नहीं होगा।
पीजीटी का जो एग्जाम है वो फरवरी में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इसी दीपावली के बाद आयोग गठन में आ जाएगा, आयोग का गठन हो जाएगा। ज्योत्सना कुशवाहा, ज्योति कुशवाहा, अच्छा ज्योति जी, मैं 2021 में एक लाइव वीडियो देखी थी, तब से मेरी यही इच्छा थी कि जब भी मैं कोचिंग करूंगी तो आपसे ही, जब लगता है कि आज मेरे भगवान, मेरे गुरुजी आज मिल गए हैं, अब मैं अपनी सपनों को पूरा कर लूंगी। भाई ये आपका प्रेम है और कि आप मुझे देवत्व प्रदान कर रहे हैं। मैं बहुत साधारण सा व्यक्ति हूं, आपसे भी साधारण व्यक्ति हूं, इस दुनिया में सबसे साधारण व्यक्ति हूं। बस ये है कि मैं मेहनत करता हूं और आप जैसे मेधावी, विद्वान और विदुषी छात्र हमारे यहां पढ़ते हैं, जो बताए गए रास्ते पे चलते हैं और सिलेक्शन हो जाता है। बहुत खुशी होती है जब आप सबका सिलेक्शन होता है। केवीएस पीजीटी का रिजल्ट आया तो मेरिट इतनी हाई चली गई थी, मुझे लगा कि हो सकता है कि एकेडमी से इंटरव्यू तो बहुत सारे लोगों ने दिया था, चयन कम लोगों का हुआ होगा। हम लोगों ने मॉक डेमो भी करवाया था। मुझे आशा थी कि पीजीटी का रिजल्ट हो सकता है कि ना अच्छा मिले, हमें टीजीटी में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो केवीएस टीजीटी हिंदी का रिजल्ट तो नहीं आया, केवीएस पीजीटी हिंदी का रिजल्ट आया और अभी तक 5 छात्रों ने, जिसमें 3 छात्राएं और 2 छात्रों ने खुद फोन करके बताया, कहा कि गुरुजी मेरा चयन हो चुका है। हमने कहा भाई हो गया है तो आइए इंटरव्यू दीजिए, फोटो तो लगाइए। कहे गुरुजी थोड़ा सा सरकारी नौकरी का मामला है, गांव देश में लोग अलग नजरिए से परेशान न करने लगे, इसलिए ज्वाइनिंग ले लूं उसके बाद आऊंगा। हमने कहा ठीक है, नौकरी पहले जरूरी है, बाद में आपको बुलाया जाएगा। तो जिसमें से एक लोग को बिहार में सासाराम मिला है, एक लोग को कोलकाता मिला है, एक लोग को केरल में बहुत पीछे भेज दिया गया है, एक को यही मध्य प्रदेश में मिल गया है और एक जो महोदय हैं उनको हरियाणा मिला है। तो इस तरह से 5 लोगों को केवीएस पीजीटी में मिला, बड़ी खुशी हुई। तो यही कुल मिला के धन है और यही पूंजी है जो मैं कमाता हूं। जिस दिन आपका रिजल्ट मिल जाएगा, आप एक बार मुझे बता देंगे कि मेरी नौकरी लग गई, बस उसी दिन से चाहे रिश्ता तोड़ लीजिए, बस उतने तक का ही रिश्ता है। मैं आपको सफल देखना चाहता हूं, उसके बाद आप रिश्ता रखना चाहें तो रखें, नहीं तो आपको नमस्कार है। तो अब आगे जो है हम लोग आगे चर्चा करेंगे, इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि एक कहानी के द्वारा हमने देखा कि एक राजा है, बहुत हठी राजा है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो देखिए हिंद शब्द लगा हुआ है, तो इससे आप मन में याद रखिएगा कि हिंद का मतलब होता है उर्दू से जुड़ा हुआ शब्द है। सितारे लगा हुआ है, ये भी उर्दू से जुड़ा हुआ शब्द है। तो जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं, ये उर्दू के अधिक पैमाइशी थे, उर्दू को अधिक महत्व देते थे। तो पूछा भी जाएगा कि राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद दोनों में उर्दू के पैमाइशी कौन करते थे, उर्दू को महत्व कौन देते थे। तो सितारे हिंद लगा हुआ है, हिंद शब्द उर्दू कैसे है, इसलिए आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद पिंकी मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो हम लोगों ने देख लिया। अब कुछ और महत्वपूर्ण कथनों की तरफ चलते हैं। राजा भोज ने श्रीलाल और पंडित बंशीधर मित्रों को पुस्तक लेखन में लगाया। बंशीधर ने आगरा नॉर्मल स्कूल से मुदर्रिस ने हिंदी उर्दू का एक पत्र भी निकाला था। हिंदी कालम का नाम भारत खंडामृत और उर्दू कालम का नाम आबे हयात था। तो चलिए उसको देखते हैं। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। ये कथन जो मुदर्रिस है ये बंशीधर ने निकाला था। ठीक है, बंशीधर ने आगरा से पत्र निकाला। अब इसमें 2 कॉलम छपते थे। वो 2 कॉलम इंपॉर्टेंट है कि वो कॉलम हिंदी के लिए क्या छपता था और उर्दू के लिए क्या छपता था, ये महत्वपूर्ण है। सर मेरा
दोबारा बीए किया है, बीएड के बाद मेरे मान्य होगा। देखिए बीएड के बाद आप केवल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए अगर आपने बीएड के बाद बीए किया है तभी मान्य होगा। तो मुदर्रिस जो रचना है, पत्र है, इसमें दो तरह का भाग था, जिसमें एक भाग था जिसे हिंदी उर्दू का ये सम्मिलित पत्र था। हिंदी कालम का नाम भारत खंडामृत, भारत खंडामृत और आबे हयात, ये इसका उर्दू कालम था और ये इसका हिंदी कालम था। यानी इस पत्र में दो कालम थे। एक कालम हिंदी से संबंधित था भारत खंडामृत, और उर्दू से जो संबंधित था उसका नाम था आबे हयात। कंफर्म में है? वेरी गुड। पंडित बंशीधर ने पुस्तकों का उल्लेख भी किया है। बंशीधर जो इनके समकालीन थे, तो एक कथन लिखते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब शुक्ल के कथन की तरफ चलते हैं। प्रारंभ में राजा साहेब ने जो पुस्तकें लिखे वे बहुत ही चलती सरस हिंदी में थी। प्रारंभ में राजा साहब ने जो पुस्तकें लिखी वे बहुत चलती सरल हिंदी में थी। चलती सरल हिंदी में, सरल हिंदी का मतलब यह है, चलती हिंदी का मतलब जो आम बोलचाल की भाषा थी, जो आम लोगों की भाषा थी, उसी भाषा को ये कह रहे हैं कि आम लोगों की ये चलती फिरती भाषा थी। उनमें उर्दूपन नहीं भरा था जो उनकी पिछली किताबों में दिखलाई पड़ता है। उनमें उर्दूपन नहीं भरा पड़ा था जो उनकी पिछली किताबों में दिखलाई पड़ता है। जो उनकी पिछली किताबों में दिखलाई पड़ता है, किरण जी मान्य है। केवल कॉम्बिनेशन मान्य होगा, बस कॉम्बिनेशन मान्य होगा। किताबों में दिखलाई पड़ता है, बाद में उर्दू इनके यहां देखने के लिए मिलता है। मानव धर्मसार की भाषा उन्होंने अधिक संस्कृत गर्भित रखी है। मानव धर्मसार की भाषा उन्होंने अधिक संस्कृत गर्भित रखी है। किस तरह से? बाद में जो संस्कृत की रचना है, तो मतलब हिंदी की रचना, उसमें संस्कृत को इन्होंने अधिक महत्व दिया था। 1917 के पीछे उनका झुकाव उर्दू की ओर होने लगा। अब ये डेट आप याद रखिएगा, क्योंकि ये डेट
शुक्ल जी ने रखी है। 1917 के पीछे उनका झुकाव उर्दू की ओर होने लगा। तो यह शुक्ल जी का कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। शुक्ल जी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के विषय में कहते हैं, प्रारंभ में राजा साहब ने जो पुस्तकें लिखी वे बहुत ही चलती सरल हिंदी में थी, उनमें उर्दू पर नहीं भरा पड़ा था, जो उनकी पिछली किताबों में दिखलाई पड़ता है। मानव धर्मसार की भाषा उन्होंने अधिक संस्कृत गर्भित रखी है। 1917 के पीछे उनका झुकाव उर्दू की ओर होने लगा था। कहां से होने लगा था? तो 1917 से उनका झुकाव जो था वो उर्दू की ओर होने लगा था, और 1917 के पीछे। ठीक है, तो यह कथन उनका है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कथन शुक्ल जी का है, बहुत चर्चित है। राजा शिव प्रसाद आम फहम और खान पसंद भाषा का उपदेश देते रहे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और किस तरह की भाषा? खान पसंद भाषा का उपदेश देते रहे। खान पसंद भाषा का उपदेश देते रहे, उधर हिंदी अपना रूप स्थिर कर चली। उधर हिंदी अपना रूप स्थिर कर चली। यह भी कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। ठीक है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद आम फाम और खान पसंद भाषा का उपदेश देते रहे, उधर हिंदी अपना रूप स्थिर कर चली। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए। तो जब खाने पीने की बात कुछ आती है क्लास में, तो पहले क्या होता था, बड़ा अजीब लगता था कि क्लास में कैसे कुछ खाया पिया जाए। तो एक वाकया याद आता है मुझे कि गांव में जब महिलाएं अपने जेठ जी के सामने उनको कुछ खाना पीना होता है तो खाती पीती हैं वो, लेकिन कैसे खाती हैं? पीठ उनकी तरफ करके खाती हैं। जैसे मान लीजिए जेठ जी के सामने उनको कुछ खाना पीना है, कहेंगे है भैया जेठ के सामने खाएंगे, तो खाएंगी तो लेकिन पीठ घुमाकर और बढ़िया से खा पी लेंगी। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। हमने कहा बताइए कि घनानंद एक कवि हुआ करते थे, उन्होंने राजा की तरफ पीठ करके कविता सुनाया और राजा ने उनको अपने दरबार से निष्कासित कर दिया था। तो पीठ करके
कविता सुनाने मात्र से इतना बड़ा बहिष्कार था उनका, और महिलाएं यहां पर ये पीठ कर लेती हैं जेठ जी की तरफ और जो मन होता है खा पी लेती हैं। तो इसके बाद का कॉन्सेप्ट, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया कि भाई जेठ जी से वो मुंह छुपाती हैं कि उनका मुंह न दिखने पाए, पुरानी धारणा है पर्दा प्रथा की, तो इसलिए वो करती रही होंगी। चलिए, तो शुक्ल जी का एक महत्वपूर्ण कथन हम लोग ले चुके हैं। हिंदी का गंवारपन दूर कर शिष्ट भाषा बनाने में हिंदी का गंवारूपन दूर कर हिंदी को शिष्ट भाषा बनाने में इनका बड़ा योगदान था। ठीक है, अब ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के विद्या गुरु भी थे, तो इन्होंने इनके उर्दू झुकाव का भारतेंदु ने विरोध किया था। इनके उर्दू झुकाव का भारतेंदु ने विरोध किया था। तो क्योंकि आज तो बहुत कम ऐसा देखने के लिए मिलता है कि कोई गुरु का विरोध करे, लेकिन गुरु का विरोध भी करना बहुत आवश्यक है। कई बार गुरु गलत हो सकते हैं, चेला सही हो सकते हैं। कई बार गुरु गलत पढ़ा सकते हैं, चेला अधिक जान सकते हैं। तो गुरु चेला का जो सही वास्तविक मायने है वो, अब देखिए गोरखनाथ के जो गुरु हैं मछेंद्रनाथ हैं। मछेंद्रनाथ जी क्योंकि वो नाथ परंपरा में नहीं थे, वो सिद्ध परंपरा में थे और पंच मकार के जाल में फंस गए थे। तो पंच मकार के जाल से उनको निकालने के लिए, मोह माया और स्त्री के चंगुल से उनको निकालने के लिए गोरख पंथ की स्थापना गोरखनाथ ने किया कि हमारे गुरु जी उसमें फंस गए हैं, एक नया पंथ चलाता हूं और उस पंथ में इनको लाकर मैं रखता हूं। तो गुरु जी को बाहर निकालने के लिए उन्होंने एक पंथ ही चला दिया। वैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र भी इनका विरोध करते हैं कि भाई गुरुजी आप ये बात तो गलत कर रहे हो कि आप हिंदी का विरोध कर रहे हो। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। 1872 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें CSI 1872 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें CSI और 1887 में राजा की उपाधि दी और 1887 में राजा की उपाधि दी। देखिए राजा पहले अंग्रेज करते क्या थे, बहुत होशियार थे, दिमाग लगाते थे और किसी न किसी को राजा की उपाधि दे देते थे। तो अंग्रेजों ने इन्हें राजा की उपाधि दी। तो याद रहना चाहिए कि कब दी, किस प्रकार दी। इनके बनारस अखबार की लिपि नागरी थी। इनके बनारस अखबार की लिपि नागरी थी।
नागरी का मतलब देवनागरी, लेकिन भाषा उर्दू थी। समझिएगा कि अखबार जिसको आप हिंदी अखबार के नाम से पढ़ते हैं, जिसे आप हिंदी अखबार के नाम से जानते हैं, वो अखबार छपता केवल देवनागरी लिपि में था, लेकिन इसकी लिपि क्या थी? तो लिपि देवनागरी थी, भाषा इसकी उर्दू थी। भूगोल हस्तामलक की भाषा को बोलचाल की भाषा भूगोल हस्तामलक की भाषा को बोलचाल की हिंदी रामविलास शर्मा ने कहा। तो रामविलास शर्मा ने इनकी इस रचना को कहा कि यह बोलचाल की हिंदी है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे श्रद्धाराम फिल्लौरी को। जल्दी नोट कर लें। चलिए आगे बात करेंगे श्रद्धाराम फिल्लौरी। श्रद्धाराम फिल्लौरी 1837 से 1881 1837 से 1881 इनका समय है। जालंधर पंजाब फिल्लौर के निवासी थे। फिल्लौर के निवासी होने के कारण इनके नाम के आगे उपनाम जो लगा वो फिल्लौरी बन गया। सर मेरे 10 में नाम के आगे केएम लग गया है। कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी भर्ती में उससे आप बाहर नहीं हटेंगे। आप चाहें तो बोर्ड से उसको हटवा भी सकते हैं। ठीक है, तो जालंधर पंजाब में फिल्लौर के ये निवासी थे और इसी आधार पर इनका जो नामकरण है वह फिल्लौरी होता है। ये बहुत बड़े कथावाचक थे। हजारों की भीड़ जुटाया करते थे। हजारों की भीड़ जुटाया करते थे। इन्होंने हजारों लोगों को
ईसाई धर्म से विमुख किया। इन्होंने हजारों लोगों को गुरुजी मैं बिहार टाइट हूं। टाइट क्या है भाई? बीपीएससी का फॉर्म डाल सकती हूं। पहले मुझे लगता है कि आपके लिखने में कुछ गड़बड़ी हो गई है। तो ये महत्वपूर्ण चीज मैंने आपको बताई। इनकी रचनाएं सत्यामृत प्रवाह, सत्यामृत प्रवाह यह प्रौढ़ गद्य रचना है। किस तरह की रचना है? तो यह प्रौढ़ गद्य रचना है। ठीक है। और ओम जय जगदीश हरे हरे आरती भी इन्होंने लिखी। जो कि बहुत ही चर्चित आरती है। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय, ना, तो बहुत ही चर्चित आरती है। ये आरती भी इन्होंने ही लिखी है। आत्मचिकित्सा, आत्मचिकित्सा, आत्मचिकित्सा इनकी आध्यात्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण रचना है, जिसका हिंदी में इन्होंने अनुवाद किया था। तत्व दीपक, धर्म रक्षा, तत्व दीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह, उपदेश संग्रह, सतोपदेश, उपदेश संग्रह, सतोपदेश और जीवन चरित्र, और जिस कालजयी रचना की वजह से जाने जाते हैं, भाग्यवती, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1877 का सामाजिक उपन्यास है। प्रसिद्ध तो भाई 15 नवंबर से कक्षाएं अनलिस्टेड हो जाएंगी, प्राइवेट हो जाएंगी। 15 तक आप सबको पब्लिक कक्षाएं मिलती रहेंगी। तो भाग्यवती जो है बहुत ही चर्चित रचना है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। पंजाब के श्रद्धाराम फिल्लौरी अपने समय के सच्चे हिंदी के हितैषी। पंजाब के श्रद्धाराम फिल्लौरी
पंजाब के श्रद्धाराम फिल्लौरी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन हम लोग लिखने चल रहे हैं कि पंजाब के जो श्रद्धाराम फिल्लौरी जी हैं ये कौन हैं। तो शुक्ल जी का एक महत्वपूर्ण कथन है इस पर कि ये कहां के थे, पंजाब के थे। पंजाब के श्रद्धाराम फिल्लौरी अपने समय के सच्चे हिंदी के, अपने समय के सच्चे सच्चे हिंदी के साधक थे। ध्यान रखिएगा, हिंदी के हितैषी और सिद्धांत लेखक थे। हिंदी के हितैषी और सिद्धहस्त लेखक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है आचार्य शुक्ल का, कि ये पंजाब के निवासी थे लेकिन हिंदी पर बहुत ज्यादा महत्व देते थे। जिस दिन इनका देहांत हुआ इनके मुंह से सहसा निकला था, जिस दिन इनका देहांत हुआ इनके मुंह से सहसा जिस दिन इनका देहांत हुआ इनके मुंह से सहसा निकला था कि भारत में भाषा के लेखक दो हैं, कि भारत में भाषा के दो लेखक हैं और एक काशी भारतेंदु, एक काशी में भारतेंदु, दूसरे पंजाब में फिल्लौरी, परंतु आज एक ही रह जाएगा। परंतु आज एक ही रह जाएगा। फिल्लौरी नहीं, केवल पंजाब लिख लीजिएगा। फिर से कथन समझ लेते हैं। जिस दिन इनका देहांत हुआ इनके मुंह से सहसा निकला था कि भारत में भाषा के लेखक दो हैं, एक काशी में भारतेंदु, दूसरे पंजाब में, परंतु आज एक ही रह जाएगा। यानी कि संवत 1938 में। और ये किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में यह बात इन्होंने कही है। ठीक है, आगे बात करेंगे। अठारह सौ 37 से 1890 के बीच रहने वाले
राय की। किसकी बात करेंगे? तो बात करेंगे नवीन चंद्र राय की। ठीक है। अब नवीन चंद्र राय ये कहां के निवासी थे? इन्होंने लाहौर में अंजुमन लाहौर सभा लाहौर के निवासी नवीन चंद्र राय एक शिक्षक थे और इन्होंने लाहौर में एक सभा की स्थापना किया। जो प्रश्न पूछा जाता है, अंजुमन लाहौर सभा अंजुमन लाहौर सभा अंजुमन लाहौर सभा की स्थापना की। लाहौर के निवासी नवीन चंद्र राय एक शिक्षक थे और इन्होंने लाहौर में अंजुमन लाहौर सभा की स्थापना की। 1867 में बंगला पत्रिका तत्वबोधिनी के आदर्श पर 1867 में बंगला पत्रिका तत्वबोधिनी के आदर्श में इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी और इस पत्रिका का नाम पूछा जाता है। कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका निकाली। लाहौर में इन्होंने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया था। लाहौर में स्त्री शिक्षा का प्रचार किया। लाहौर में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया। ठीक है। ब्रह्म समाज से संबंधित कई पत्रिकाएं निकाली। ब्रह्म समाज से संबंधित इन्होंने कई पत्रिकाएं भी निकाली हैं। ठीक है। इनकी रचनाएं देखें। किसी क्लास है? अच्छा, संस्कृत की क्लास डेमो। अच्छा। इनकी रचनाओं में आचार आदर्श, धर्म दीपिका, आचारादर्श भी इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है और धर्म दीपिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण धर्म के प्रश्नोत्तर, ब्राह्मण धर्म के प्रश्नोत्तर भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। तत्वबोध, उपनिषद सार
इस काल में बहुत सारे लोगों ने रचनाएं लिखी हैं। जल स्थिति और जलगति, जल स्थिति और जल स्थिति और जलगति, और एक अंत में महत्वपूर्ण रचना इनकी है तत्व और गीति तत्व, तत्व और गीति तत्व इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, वो लिख के इस क्लास को खत्म करेंगे। उर्दू में आशिकी की कविता के अतिरिक्त, उर्दू में आशिकी की कविता उर्दू में आशिकी की कविता के अतिरिक्त किसी गंभीर विषय को व्यक्त करने की क्षमता नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है नवीन चंद्र राय का। ठीक है, तो आज के लिए साथियों इतना ही। हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा आज किए हैं। अब इसमें 2 और विचारक बच गए हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट डे कर लेंगे। अगर आप तर्कस बैच से जुड़ना चाहते हैं, जो कि हमारा स्टार्ट हो रहा है 15 नवंबर से, तो 15 नवंबर वाले बैच में आप जुड़ें, व्हाट्सएप करें 96 28 95 92 37, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। और तर्कस बैच जो कि आपका 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है सर, हमने एक विषय से स्नातक ग्रुप बनाने के लिए किया है, क्या मैं बीपीएससी जूनियर में फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं? जी हाँ, कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपका वो सब्जेक्ट कम से कम 2 वर्ष होना चाहिए बस। लेकिन बीपीएससी में अब किस विषय को आपने लिया है, किस पर आपको लेना है? एसएसटी लिया है तो 2 विषय होने चाहिए, हिंदी लिया है तो 1 विषय होना चाहिए। वो कौन से विषय की बात कर रहे हैं आपको मालूम होगा। धन्यवाद।